साल 2012 में केरला के कोल्लम जिले में करूवरुल का रहने वाला सेम इब्राहिम और उसकी पत्नी सोफिया मैनुअल में रहते थे और सेम इब्राहिम वहां यूआई एक्सचेंज में काम करते थे और उन दोनों का एक बेटा भी था। सेम हर साल छुट्टियों में अपने परिवार वाले से मिलने केरला आया करते थे और ऐसे ही अक्टूबर 2015 में भी वो दोनों पति पत्नी अपने 7 साल के बेटे के साथ केरला में छुट्टी मनाने के लिए अपने घर आते हैं और फिर सेम इब्राहिम और पिता सेमुअल से एक बहुत ही डरावनी बात कहता है और वो कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो वापस ऑस्ट्रेलिया में जाकर जिंदा नहीं बचेगा और वो दोबारा केरला में एक कॉफिन यानी कि ताबूत में आएगा। साथ ही सेम यह भी कहता है कि वो चाहता था कि उसके दादाजी के पास ही दफनाया जाए। सेम के पिता उनके ये बातें बहुत ही भयानक और डरावनी थी। खैर, छुट्टियां बिताने के बाद 11 अक्टूबर को सेम ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तैयार थे और वो अपने घर वालों को बाय बोलता है और उसके पिता सेमुअल उसे हक करते हैं, लेकिन सेम के पिता को नहीं पता था कि वो अपने बेटे से आखिरी बार मिल रहे थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वापस जाने के 3 दिन बाद ही सेम की मृत्यु हो जाती है। और जैसा ही सेम ने कहा था, यानी कि एक कॉफिन में ही केरला वापस आता है और सेमुअल अपने बेटे की लाश से लिपट लिपट कर रो रहे थे। उसकी माँ लियम्मा भी रो रही थी। रो रो कर बुरा हाल था और सबको यही लग रहा था कि सेम की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई है। लेकिन जब उसकी मौत की असल सच्चाई सामने आई तो कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा था जो कर पाया था। और तो इंडिया में और ना ही ऑस्ट्रेलिया में सेम को उसकी इच्छा के अनुसार उसके दादाजी के पास दफना दिया जाता है और इसके बाद सेम की पत्नी सोफिया अपने 7 साल के बेटे और अपनी बहन सोनिया के साथ वापस मेलबर्न चली जाती है और सेम के बूढ़े माता पिता अपने बेटे की तस्वीरों को देखकर रात दिन रोते रहते थे। वो लोग बिल्कुल उदास रहने लगे थे। लेकिन फिर अचानक सेम इमरान की मृत्यु के करीब 10 महीने के बाद 12 अगस्त 2016 को सेम के पिता को ऑस्ट्रेलिया की पुलिस का फोन आता है। पुलिस वाले उन्हें बताते हैं कि उनके बेटे की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी बल्कि उसका कत्ल हुआ था। सैमुअल को ये बात सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा और वो थर थर कांपने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो सच्चाई को कैसे स्वीकार करे। केरल के एक छोटे से गांव से निकलकर सेम और सोफिया अपने ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न के एपिंग उपनगर में अपने एक छोटी सी दुनिया बसाई थी। लेकिन 14 अक्टूबर 2015 की सुबह अचानक उसकी जिंदगी में एक ऐसा दर्दनाक तूफान आया जिसे सेम का परिवार कभी भूल नहीं सकता। 13 अक्टूबर की रात को सोफिया और सेम ने एक साथ खाना खाया था। इसके बाद वो दोनों एक ही बेड पर सोए थे। लेकिन जब सुबह को सोफिया की आंख खुली तो उसने देखा कि सेम के मुंह से झाग निकल रहा है और सेफ का शरीर ठंडा पड़ चुका था और उसके हाथ पैर अकड़ गए थे। और ये सब देखकर सोफिया की हालत खराब हो गई। घबराई हुई सोफिया ने तुरंत अपने 7 साल के बेटे को जगाया। इसके बाद उसने अपनी बहन सोनिया को भी मेलबर्न में ही नर्स की जॉब करती थी, उसे अपनी एक दोस्त को फ़ोन करके अपने घर पर बुलाया और अपनी बहन सोनिया के कहने पर ही सोफिया ने सुबह 9:10 पर इमरजेंसी सर्विस को कॉल किया और कॉल रिसीव करने वाली महिला डॉक्टर ने सोफिया से सेम को सीपीआर देने को कहा और कुछ ही देर में सोफिया की बहन और उसकी जो दोस्त थी वहां पहुंच गई। लेकिन जब सोनिया और उसकी दोस्त वहां पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि सेम का मुंह झाग और खून से भरा हुआ है। उसका जबड़ा इतना टाइट बंद था कि उसकी जीभ उसके दांतों के बीच में फंसी हुई थी, जिसकी वजह से उसे सीपीआर देना नामुमकिन था। और जब इमरजेंसी टीम वहां पहुंची तो सेम की मौत हो चुकी थी। शुरुआती जांच में यही लग रहा था कि सेम को रात में नींद के दौरान ही हार्ट अटैक आया होगा और ये खबर सेम को होता है। और ये खबर सोफिया के लिए किसी हादसे के कम नहीं थी, क्योंकि रात तक जो सब कुछ ठीक था लेकिन सुबह होने तक उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसका 7 साल का बेटा अपने पिता को खो चुका था। और इसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल की बारीकी से जांच की, लेकिन वहां पर किसी भी तरह की मारपीट या फोर्सफुली एंट्री की कोई भी निशान नहीं थे। और जब इस दर्दनाक घटना की खबर केरल में सेम के माता पिता को मिली तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। सेम इब्राहिम का पूरा परिवार सदमे में था और इसके बाद मेलबर्न में मलाइनी कम्युनिटी की मदद से 16 अक्टूबर 2015 को सेम का सब केरल पहुंचता है और सोफिया और उसका बेटा भी उसके साथ ही आए थे। सेम के गुजर जाने के बाद सोफिया पूरी तरह से टूट चुकी थी और जब भी कोई सोफिया के इस हालत को देखता तो हर किसी की आंखें नम हो जाती थी। 24 अक्टूबर 2015 को सेम को गुजरे हुए 12 दिन बीत चुके थे, लेकिन सोफिया ज्यादा दिनों तक केरल में नहीं रुक सकती थी क्योंकि उसका काम और उसके बेटे की पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया में थी, इसीलिए वो वापस ऑस्ट्रेलिया लौटना पड़ा। लेकिन सोफिया हर संडे सेम के माता पिता को कॉल करती थी और उससे बात करती थी और उसका हाल चाल पूछती थी।
पिता सैमुअल अपने बेटे को खोने के बाद अपनी बहू और पोतों की आवाज सुनकर उन्हीं में अपने बेटे की यादों को जिंदा रखे हुए थे। लेकिन फिर अचानक जुलाई 2016 में यानी कि सैम की मौत के 9 महीने बाद एक संडे को सैम के पिता सोफिया की कॉल का इंतजार कर रहे थे। उन्हें इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन उस दिन सोफिया का कॉल नहीं आया। उन्होंने सोचा कि शायद सोफिया किसी काम में बिजी होगी। अगले संडे को भी वो लोग इंतजार कर रहे थे मगर सोफिया का फोन नहीं आया। लेकिन फिर इस घटना के 10 महीने बाद 12 अगस्त 2016 को सैम के पिता को ऑस्ट्रेलिया से पुलिस का फोन आता है। पुलिस वाले उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटे की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी बल्कि उसका कत्ल हुआ था, और साथ ही उन्हें यह भी बताया जाता है कि सैम के कत्ल पर शक उन्होंने उसकी पत्नी सोफिया को अरेस्ट किया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब सैम की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी, फिर सोफिया पर हत्या का आरोप कैसे लगा दिया गया था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि सोफिया को फंसाया जा रहा हो और असल में सैम की मौत के बाद उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में इस मामले को नया मोड़ दे दिया था, क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि सैम की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि सननाइट जहर की वजह से हुई थी। उसके खून में सननाइट की मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि उसे सननाइट से 27 लोगों को कत्ल किया जा सकता था, और इसके अलावा सैम को कोई नशीली दवा भी पिलाई गई थी। और इन दिनों चीज़ों से साफ साफ हो गया था कि ये कोई हार्ट अटैक नहीं बल्कि प्लान के तहत किया गया एक कत्ल था। इन सब बातों को देखते हुए पुलिस को सबसे पहला शक सैम की पत्नी सोफिया पर ही था। लेकिन अब सवाल यह था कि सच में सोफिया ने ही सैम के कत्ल की साजिश की रची होगी, फिर सोफिया को किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा था। असल में ऑस्ट्रेलिया की पुलिस इंटिवेशन के मामले में बहुत अलग था। उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तुरंत ही सोफिया से पूछताछ करने का कदम नहीं उठाया, बल्कि उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाड़ और नशीली दवा वाली बात भी सोफिया से छिपाई गई थी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब अपराधी पकड़ में नहीं आता है तो उस पर शक नहीं होता है और कुछ दिनों के बाद वो नॉर्मल बिहेव करता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। और जब उसे यकीन हो जाता है कि मामला थोड़ा ठंडा पड़ चुका है तो वो अपराधी धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगता है। और इसी प्लान के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने सोफिया पर खुफिया तरीके से नज़र रखने के लिए कई टीमें बनाई थी। जहां एक टीम सोफिया की हर हरकत पर नज़र रख रही थी तो वो दूसरी और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग पर नज़र रखे हुए थे, और तीसरी उसकी बैंक ट्रांजेक्शन की जाँच कर रही थी। और ये निगरानी कुछ दिनों या कुछ हफ्तों से नहीं बल्कि कई महीनों से चलती रही। और क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलती जरूर करता है। और इस मामले में भी कुछ ऐसा हुआ था कि सैम की मौत के 5 महीने बाद पुलिस को एक बहुत बड़ा सुराग मिला। दरअसल सोफिया ने सैम की कार का एक व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर कर दी और इसके बाद उसने उस व्यक्ति के साथ एक जॉइंट बैंक अकाउंट भी खुलवाया, और इसके बाद सोफिया ने भी अकाउंट के सारे पैसे उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। सोनिया जो सोफिया थी गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी। दूसरी टीम ने देखा कि सोफिया कुछ दिनों तक एक व्यक्ति के छुप छुपाकर मिल रही थी, और वो दोनों कभी मैरवल के किसी पार्क में तो कभी किसी कैफे में मिलते थे। पहले तो वो दोनों भीड़ भाड़ से बचने की कोशिश करते थे और लोगों से कतराते थे, लेकिन बाद में वो पब्लिक प्लेस में भी खुलेआम मिलने लगे थे। और इधर पुलिस उन दोनों की कॉल्स को भी रिकॉर्ड कर रही थी, जिनका टोटल समय 100 घंटे से भी ज़्यादा था। इसके बाद जब पुलिस ने सैम की कार और जिसके साथ सोफिया ने बैंक अकाउंट खुलवाया था उसकी सोफिया मिलाती थी, जब वो सारे डाटा को इकट्ठा किया तो पता चलता है कि इन सब में उसके साथ एक व्यक्ति था जिसका नाम था अरुण कमला सनन। लेकिन अब सवाल यह था कि सोफिया और सैम के मामले में अरुण कमला सनन कहां से आ गया और उन दोनों की खुशहाल जिंदगी में अरुण की एंट्री कैसे हुई। ये जानने के लिए हमें सैम और सोफिया की जिंदगी में थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल साल 1981 में केरल के कोल्लम जिले के एक छोटे से गांव में करूवलूर में सैम इब्राहिम का जन्म हुआ था, और सैम को बचपन से ही म्यूजिक और सिंगिंग का बहुत शौक था। सैम के पिता एक दिन उसे बैथल पथरोमा चर्च में ले जाते हैं और वहां पर सैम इब्राहिम चर्च के म्यूजिक ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं, और उसी म्यूजिक ग्रुप में एक लड़की भी थी जिसका नाम था सोफिया। सैम सीधा साधा लड़का था, लेकिन सोफिया के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। और सैम बड़ा होने के बाद एक दिन सोफिया को अपने पिता सैमुअल से मिलवा देता है और अपने पिता को बताता है कि सोफिया उनकी बचपन की दोस्त है। लेकिन पता नहीं सैम के पिता सोफिया से मिलकर काफी उदास हो जाते हैं और सैम से बात करना बंद कर देते हैं। सैमुअल की पत्नी यानी कि सैम की मां उन्हें समझाते हुए कहती है कि अगर उनका बेटा किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो इनमें प्रॉब्लम क्या है, बल्कि ये सब तो आजकल कॉमन है। सैमुअल अपनी
पत्नी लियम्मा से कहती है कि पता नहीं क्यों सेम के लिए सोफिया उन्हें ठीक नहीं लग रही थी। साल 2003 में सेम इब्राहिम सोफिया से शादी करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो तमिलनाडु से डिगम शहर में अपनी एमबीए कंप्लीट करने वाला गया था और उसी दौरान सोफिया में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट कोट्टम में एसएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई कोर्स ज्वाइन कर लेती है और यहीं पर सोफिया की मुलाकात अरुण कमला सनन से हुई। सोफिया और अरुण दोस्त बन गए और वो दोनों एक साथ समय बिताने लगे। फिर आगे चलकर उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है, यानी सेम के साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी उसे अरुण कमला सनन से प्यार हो गया और सोफिया ने अरुण को प्रपोज किया और इस तरह वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। और वो अरुण को इम्प्रेस करने के लिए सेम के बारे में बताती है। वो अरुण से कहती है कि तुम स्टाइलिश हो, हैंडसम हो, लेकिन सेम बिल्कुल सिंपल और बोरिंग है, इसीलिए वो कभी उसके साथ खुश नहीं रह सकती है। अरुण और सोफिया अपनी आगे की लाइफ को प्लान करने लगे और जहां कॉलेज खत्म होने तक मास्टर पूरी करने के बाद साल 2005 में अरुण को जॉब मिल गई थी और वही सोफिया और सेम में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर एक दूसरे से करीब आ गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सोफिया ने अरुण के साथ अफेयर वाली बात सेम को कभी नहीं बताई। इसी बीच में साल 2008 में सेम सोफिया को शादी के लिए प्रपोज करता है और उसे अपनी जॉब के बारे में बताता है। तो उसे ओमन में लुलू एक्सचेंज ऑफिसर के रूप में मिल रही थी। सोफिया की सेम को शादी के लिए हाँ बोल देती है और मगर सेम के पिता सैमुअल इसके लिए राजी नहीं होते हैं। लेकिन जब सोफिया ने उसे धमकी दी कि अगर उसकी शादी सैम से नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगी, आखिरकार सोफिया की इस धमकी से डर कर सेम के पिता इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं और उन्हें भी यही लगा कि शायद सोफिया उनके बेटे से बेहद प्यार करती है। लेकिन उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो लड़की आज उनके बेटे से इतना प्यार करती है, आगे चलकर वही लड़की उसके बेटे के कत्ल के शक में अरेस्ट हो जाएगी। और साल 2008 में सेम और सोफिया ने ईसाई रीति रिवाज के साथ शादी कर ली और शादी के 1 साल बाद सोफिया ने एक बेटे को जन्म दिया और वहां सोफिया बेंगलोर की एक फर्म में जॉब करने लगी थी। वही सेम भी ओमन में लुलू एक्सचेंज में जॉब कर रहा था। सबको यही लग रहा था कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सोफिया की जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं था। असल में सोफिया ने सेम से शादी तो कर ली थी, लेकिन अब सोफिया हर दिन अरुण को याद करके रोती थी। जब एक दिन उससे रहा नहीं गया तो वो अरुण को कॉल करके एक होटल में मिलने को कहती है और यहीं से उन दोनों एक एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर फिर से शुरू हो जाती है और वो दोनों अक्सर मिलने लगे और उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन अरुण सोफिया को बताता है कि 2 साल बाद उसने अपनी कंपनी से मैरवल में एक जॉब का ऑफर मिलेगा, तो अब हम हमेशा साथ नहीं रह पाएंगे। इसीलिए अरुण भी एक लड़की से शादी कर लेता है और सोफिया भी इस सच्चाई को स्वीकार कर लेती है। अब वो अरुण के साथ ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकती थी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद अरुण मैरवल जाने वाला था। क्योंकि फिर एक दिन सोफिया की बहन सोनिया ने उसे बताया कि उसे मैरवल से एक नर्स की जॉब मिल गई है और ये बात सुनकर सोफिया की आंखें चमक उठी। उसके मन में अरुण से मिलने के लिए एक उम्मीद किरण जाग उठी। इसके बाद सोफिया अपनी बहन की मदद से मैरवल में एक जॉब ढूंढ लेती है और साल 2012 में सोफिया अरुण से पहले ही मैरवल शिफ्ट हो जाती है। फिर वो अरुण को कॉल करके कहती है कि वो मैरवल में उसका इंतजार कर रही है। सोफिया ये भी जानती थी कि उसका पति सेम अपने परिवार के पास रहना चाहता है, इसीलिए वो कभी भी इतनी दूर शिफ्ट नहीं होगा। लेकिन सोफिया को नहीं पता था कि हर कोई उसकी तरह बेवफा नहीं है, क्योंकि अरुण की मैरवल शिफ्ट होने से 2 महीने पहले सोफिया का पति सैम भी मैरवल पहुंच जाता है और वहां पर यूआई एक्सचेंज में जॉब कर लेता है। और इसके बाद सेम और सोफिया मैरवल में एक साथ रहने लगते हैं, क्योंकि सेम रहते हुए अरुण और सोफिया को मिलने में प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए सोफिया और अरुण ने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। जुलाई 2015 में मैरवल के लेकर रेलवे स्टेशन पर एक नकाबपोश ने धारदार हथियार से सेम पर हमला कर दिया और हमलाकार सेम की गाड़ी में छिपाकर बैठा हुआ था। और जैसे ही सेम अपनी कार की सीट पर बैठता है, वो अचानक से नकाबपोश ने सेम के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें सेम की गर्दन, कनपट्टी और गले पर गहरी चोट आई। हालांकि सेम ने भी हमलाकार पर टकरार मुकाबला किया तो उसने हमलाकार के चेहरे से नकाब हटा दिया, जिसकी वजह से वो डर कर भाग गया। सेम ने पुलिस को बताया कि उस हमलाकार का चेहरा देख लिया था, मगर उसे पहचान नहीं पाया। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि जिस दिन सैम पर हमला हुआ था उस दिन अरुण भी जॉब पर नहीं गया था। जांच में पाया गया कि उस दिन भी अरुण और सोफिया ने ही सैम को कत्ल करने का प्लान बनाया था और शायद इसलिए सैम ने
अपने पिता को अपने डर बताया कि उसे लगता है कि अब कभी भी वो ऑस्ट्रेलिया से जिंदा वापस नहीं आएगा। लेकिन फिर 11 अक्टूबर 2015 को केरल से ऑस्ट्रेलिया वापस आने के बाद सोफिया अरुण से कहती है कि अब एक पल भी सैम को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अब उसे सैम के साथ घुटन की महसूस होती है। सोफिया अरुण से कहती है कि अब की बार हमें सैम की रास्तों को हटाने के लिए कुछ ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जिससे वो बिल्कुल भी ना बच पाए। और इसके बाद अरुण काफ़ी प्रयास और कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके सनलाइट हासिल कर लेता है। और फिर 13 अक्टूबर को अरुण और सोफिया ने एक बार फिर से प्लान बनाया, यानी कि 13 अक्टूबर की रात सैम की आखिरी रात होने वाली थी। इसके बाद अरुण अपने गाड़ी से सोफिया के घर के लिए निकल जाता है और इधर जब सैम ऑफिस से घर आता है तो सोफिया उसके लिए एवोकाडो मिल्क तैयार करती है और सोफिया उस एवोकाडो मिल्क में कुछ नशीली दवा मिलाती देती है ताकि सैम गहरी नींद में सो जाए। और फिर होता भी ऐसा ही है, सैम उसे दूध को पीकर गहरी नींद में सो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद अरुण भी सैम के घर पहुंच जाता है और सोफिया उस कमरे में ले जाती है और जहां सैम बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। इसके बाद अरुण अपने बैग से सनलाइट निकालता है और सोफिया ऑरेंज जूस निकाल कर लाती है तो उसने पहले से ही बनाकर रखा हुआ था। और उस समय सोफिया बेहद खुश थी क्योंकि सैम उसकी ज़िंदगी से सबसे बड़ा रोड़ा था और उस सैम की मौत के बाद उसे एक नई ज़िंदगी मिलने वाली थी। लेकिन जब अरुण सनलाइट वाले जूस को सैम के मुंह में डाल रहा होता है तो सोफिया उसे ऐसा करने से रोक देती है। सोफिया उससे कहती है कि सैम जूस को उगल सकता है, इसीलिए वो जूस को धीरे धीरे सैम के मुंह में डाले। इसके बाद अरुण एक चम्मच से थोड़ा थोड़ा जूस सैम के मुंह में डालता जाता है। हालांकि सैम की मौत हो चुकी थी लेकिन अरुण और सोफिया फिर भी उसके मुंह में जूस डालते ही रहते हैं और यही वजह थी जिस फॉरेंसिक टीम ने अरुण की टॉप्सी की उसका कहना था कि उन्होंने सनलाइट से कत्ल किए गए किसी व्यक्ति के लीवर में इतना सनलाइट नहीं देखा गया जितना कि सैम के लीवर में था और उसके लीवर में 28 mg पर केजी सनलाइट पाया गया है, जबकि किसी भी इंसान को मारने के लिए 1 mg पर केजी सनलाइट ही काफ़ी होता है। और सैम को कत्ल करने के बाद अरुण और सोफिया को उसने सारे सबूत मिटा दिए और इसके बाद वो दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर अरुण वापस अपने घर चला जाता है और इधर सोफिया सैम के पास सो रहे थे अपने बेटे के साथ उसी बेड पे सो जाती है। और सुबह होते ही सोफिया रोने धोने का ड्रामा करती है और इसके बाद वो सबको कॉल करके बताती है कि हार्ट अटैक की वजह से उसके पति की मौत हो गई है। लेकिन जब विक्टोरियन इंस्टीट्यूट फॉरेंसिक रिपोर्ट मेडिसिन के डॉक्टर वर्फ ने सैम की टॉप्सी की थी तो देखते हैं कि सैम के खून और उसकी सभी अंगों पर सनलाइट की भारी मात्रा में। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को बता दिया था और सैम को कत्ल किया गया था। सैम ने कत्ल की बात सुनकर पुलिस पर शक हो सबसे पहले अरुण पर ही गया था क्योंकि 3 महीने पहले सैम पर जो हमला हुआ था उसी में भी अरुण ही प्राइम सस्पेक्ट था, यानी कि पुलिस को सबसे पहले ही दिन ही पता था कि सैम का कत्ल किया गया है। लेकिन पुलिस ने इस मामले की तहत तक जाने के लिए ये बात सबसे छुपाई थी, यहाँ तक कि सैम के माता पिता और उसकी पत्नी सोफिया को भी नहीं बताया था। इसके बाद पुलिस ने जानबूझकर अरुण और सोफिया का ये मैसेज पहुंचाया कि पोस्टमार्टम के अनुसार सैम को हार्ट अटैक ही आया है, जिसके बाद अरुण और सोफिया एक साथ खुशी से रहने लगे, एक साथ घूमने फिरने लगे क्योंकि उस समय तक पुलिस को केवल अरुण पर ही शक था। इसीलिए पुलिस ने अरुण के घर से उसके कंप्यूटर और हार्ड ड्राइव को चेक किया और वहां से पुलिस को मिला उससे पूरे मामले को ही पलट कर रख दिया। असल में अरुण का कंप्यूटर उसकी और सोफिया की अश्लील फोटो और वीडियो से भरा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने सोफिया पर भी नजर रखनी शुरू कर दी। सोफिया ने जनवरी 2014 और जुलाई 2015 के बीच टोटल 3 बार वेस्टर्न यूनियन के थ्रू अपने अकाउंट से पैसे इंडिया भेजे थे, लेकिन उस अकाउंट में एड्रेस सोफिया का नहीं था। और जब पुलिस ने उस एड्रेस का पता लगाया तो पता चलता है कि वो अरुण का घर का एड्रेस था, यानी कि ये वही ज्वाइंट अकाउंट था जो सोफिया और अरुण ने खुलवाया था। जांच के दौरान पुलिस को ये भी पता चलता है कि अरुण के पास एक सेकेंड हैंड और कार आई थी जिसका रजिस्ट्रेशन सैम के नाम पर था और इसके अलावा सैम की और भी कई कीमती चीज़ें पुलिस को अरुण के पास मिली। इसके बाद पुलिस को अरुण के पढ़ी थी उसे पता चलता था कि सोफिया और अरुण पिछले 6 महीने से पता चला कि सैम के कत्ल का मास्टरमाइंड अरुण नहीं बल्कि सोफिया ही थी। पुलिस ने उन दोनों के बीच हुई टोटल 6,000 फोन कॉल्स की ट्रांसपेरेंट की और उसके बाद पुलिस को सोफिया की एक डायरी भी मिली जिसमें वो रेगुलरली अरुण के लिए अपनी फीलिंग को जाया करती लिखती थी और मुझे पता क्यों हमें कुछ लोगों औरों से इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि मैं तुमसे गले लगाना चाहती हूँ और तुमसे कन्फर्ट देना चाहती हूँ। 16 फरवरी को सोफिया ने लिखा था कि काश तुम मुझे
कस कर पकड़ लो, मुझे साथ प्यार और बदतमीजी करो, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। 8 मार्च को सोफिया लिखती है कि क्यों मैं इतनी पत्थर दिल हूँ, क्यों मैं इतनी खुशहाल हूँ, क्यों मैं इतनी चालाक हूँ। ये सब एक रोमांटिक मूड में लिख रही थी और आगे वो लिखती है यू मेड मी बैड, यानी कि इस बात पर प्राउड फील करती है कि अरुण का प्यार उसकी बुरा बना रहा था और इस तरह की वाहियात बातों से उसकी पूरी डायरी भरी हुई थी, क्योंकि पुलिस के पास उसके खिलाफ काफ़ी सबूत थे और आखिरकार पुलिस सोफिया को भी अरेस्ट कर लेती है। और इसके बाद पुलिस ने सेम की कंप्यूटर हाई ट्रॉन, उसकी 66,000 कॉल रिकॉर्डिंग के ट्रांसप्रिंट, उन दोनों के ज्वाइंट अकाउंट के डिटेल और सबसे अहम सोफिया वो जो डायरी, पुलिस ने जब इन सबको कोर्ट में पेश किया तो सोफिया को 22 साल की सज़ा सुनाई गई, जिसमें 18 साल तक उसे पैरोल में नहीं मिलेगी और लेकिन 18 साल के बाद सोफिया पैरोल पर जेल से बाहर आ जाएगी। हालांकि उसने कोर्ट से अपील की कि उसकी सज़ा को कम कर दिया जाए क्योंकि उसके बच्चे को पालने वाला कोई और नहीं, लेकिन कोर्ट ने उसकी अपील को खारिज करते हुए उसकी सज़ा को बरकरार रखा और वही सोफिया के प्रेमी अरुण को 27 साल की सज़ा सुनाई गई क्योंकि उसने सननाइट अरेंज किया था और इसके बाद उसने भी कोर्ट में अपील की थी। उसने मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए उसकी सज़ा कम होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उसकी अपील को भी खारिज कर दिया। इसके बाद अरुण ने 2019 में फिर से अपील की और इस बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ विक्टोरिया ने उसकी सज़ा को 3 साल कम कर दिया था और इस तरह उसकी 24 साल हो गई, यानी कि 20 साल के बाद अरुण भी पैरोल में बाहर आ जाएगा। और जब सोफिया इस मामले को पूरी तरह से इन्वॉल्व पाई गई तब ऑस्ट्रेलिया में एक कहावत काफ़ी मशहूर हुई थी। कहावत थी कि किस ऑफ द डेथ ऑफ, लोग उसकी किस की बात कर रहे थे कि सोफिया ने सेम की डेड बॉडी को आखिरी बार की थी। असल में सोफिया ने मासूमियत का नाटक ही कुछ इस तरह किया था कि कोई भी उस पर शक नहीं कर पाया था। वो सेम के माता पिता से भी हर संडे को बात करती थी, इसीलिए उन्हें भी सोफिया पर कभी शक नहीं हुआ था। और सेम के पिता सैमुअल आज भी उन दिनों को याद करके रोते हैं कि जिस दिन वो अपने बेटे को चर्च में गाने के लिए ले गए थे। वो कहते हैं कि ना ही सेम उस दिन वहाँ जाता, सोफिया से उनकी मुलाकात होती और ना ही वो उनकी ज़िंदगी में आती और कोर्ट में सेम के बेटे की कस्टडी सोफिया की बहन सोनिया को दे दी जाती है और सेम का बेटा अभी भी सोफिया और परिवार के पास ही है। सैमुअल और लिमा आज भी अपने पोते की कस्टडी के लिए तरस रहे हैं। हालांकि वो लोग हर संडे सेम के बेटे से बातचीत करते हैं, लेकिन सोफिया और उसके परिवार वाले उसके आसपास ही रहते हैं, इसीलिए सेम के माता पिता अपने पोते से खुलकर बात भी नहीं कर पाते हैं और उन्हें इस बात का डर है कि सोफिया जल्द ही जेल से बाहर आ जाएगी और कहीं ऐसा ना हो कि सोफिया उनके पोते को भी ना मार डाले। सेम के पिता सैमुअल लगातार इंडिया गवर्नमेंट से भी अपील कर रहे हैं। उन्होंने विदेश मंत्रालय को भी लेटर लिखा था ताकि अपने पोते को कस्टडी में ले सके। सैमुअल आज भी अपने पोतों की कस्टडी के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और अगर आपके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर कि इस पूरी घटनाक्रम में आप क्या कहना चाहते हैं। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मेरा जो हौसला है वो बढ़ता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।